गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो ये लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का, ये थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर ज्यादा है बिकॉज इसमें हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह नोट करेंगे। इसलिए मतलब ये जो मैं भी यहाँ पे नोट करूंगा, ये नोट्स तुम लोगों को मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, तो तुम लोगों को नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम लोग सिर्फ समझना, और जो भी चीज समझ नहीं आती है वो डिस्कस करना। सबसे पहली चीज, अच्छा हमारा आज का टॉपिक क्या है। अच्छा उससे भी पहले, लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो पहले बता दो। नहीं, अभी तुम्हें नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आज का जो पीडीएफ है वो तुम्हें भेज दूंगा। सर हम्म। सर आपने लास्ट टाइम कराया था वो ग्राफ ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट्स वो सब कब यूज करने का? ट्राइंगल के इंटरनल पॉइंट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। वो हमें तब यूज करना है, ग्राफ वाला मेथड, जब कोई भी एक लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं है। मतलब कि वर्टिकल लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप। अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप कोई भी लाइन नहीं है तो फिर अपन मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे बिना डायग्राम की हेल्प से। बट अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है कोई एक लाइन, तो फिर ग्राफ वाला मेथड। ओके सर। तो सर अब हमको y इक्वल टू 2x माइनस 3 जैसा, इसलिए अपन ने किया था ना? अगर ऐसा कुछ लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 3 टाइप का, तीनों लाइंस, तब तो फिर अपन जो फॉर्मूला था उससे सॉल्व कर लेंगे। सिद्धांत ने बोला है वो इंटरनल एंगल्स में जो ट्राइंगल वाला सम करवाया था उसमें आपने वो भी कराया, एंगल कैसे निकाला था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, हाँ ये ट्राइंगल वाली बात मैं भी बताता हूँ सिद्धांत। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दो। हर्षिल ने जो बोला है वो सही है। हाँ हर्षिल, अगर y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लाइन गिवन है तो हमको फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार सिद्धांत का जो डाउट है वो अपन देख लेते हैं। सिद्धांत, जैसे जो डायग्राम वाला मेथड है, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई सी भी एक लाइन वर्टिकल लाइन गिवन होती है। तो मान लो ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये है इस तरह से कोई ट्राइंगल, और मान लेते हैं कि ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस समथिंग है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू माइनस, तो 2x माइनस 4 है मान लिया, ऐसा कुछ। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, और ये लाइन मान लिया x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो हमने जब भी कोई भी एक लाइन वर्टिकल लाइन दे रखी है तो उस सिचुएशन में हमें डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप 2 है, ठीक है। इस स्लोप का यूज हम इस तरह से करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। इफ दिस एंगल इज थीटा, this angle is also theta. If this is theta, this is pi by 2, then this angle, अगर हम इस ट्राइंगल का नाम ABC रख देते हैं, तो एंगल C जो है ये पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। और थीटा कितना है? tan इनवर्स 2। तो एंगल C हमें tan इनवर्स 2 मिल गया। ये तो एंगल C फाइंड करने का मेथड है। इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप -1 है। इसका मतलब कि ये एंगल पाई बाई 4 आ जाएगा। एंड इफ दिस एंगल इज पाई बाई 4, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी कि वापस से पाई बाई 4 ही बच जाएगा। तो एंगल बी जो है वो हमें पाई बाई 4 मिल गया। बचा कौन सा? एंगल ए फाइंड करना। एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल ए। इसको फाइंड करने के लिए, सिंस अपन को पता है कि ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ए इक्वल टू पाई माइनस बी माइनस सी। तो ये जो भी है ये एंगल ए आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमने लाइन के स्लोप्स का यूज किया और उसकी हेल्प से फिर एंगल्स फाइंड कर लिए। सर सर आप वो बताने वाले थे ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम स्लोप क्यों लेते हैं?
नहीं, हमने कल कहा था कि ये अपना यूज का नहीं है, इसलिए अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। हमें बस स्लोप्स को डिक्रीजिंग, मतलब तुम चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो लाइंस को प्रॉपरली अरेंज करके, मतलब थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो हम समझने के पर्पज से इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव लिया, इसका स्लोप m1 है, इस नहीं m3 लेना चाहिए, m3 है, इसका स्लोप m2 है, तो m2 ग्रेटर देन m3 है, ठीक है। और इस तरह से एक लाइन ली जिसका स्लोप थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे m1 है, तो अभी हमने डायग्राम में m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3 लिया हुआ है। अगर हम m1 माइनस m2 फाइंड करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो बिना मॉड के हमें पता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो मॉड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्टली ये वाला एंगल मिल जाएगा। m2 और m3 में m2 इज ग्रेटर देन m3, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल मिल जाएगा m2 माइनस m3 करने से। अगर तुम्हें समझ आ रहा है, मैंने ट्राइंगल डायग्राम छोटा सा बनाया है, बट ये वाला ट्राइंगल बना है। तो हमने कहा ये m1 माइनस m2 से, ये m2 माइनस m3 से, और फिर ये m3 माइनस m1 से मिलेगा, बिकॉज m1 माइनस m3 से तो ये वाला एंगल मिलेगा। m1 ऊपर है, m3 नीचे है, तो m1 माइनस m3 से ये वाला एंगल मिलेगा, तो ये वाला एंगल मिलेगा, जबकि पाई माइनस करने के बाद ये मिलेगा, तो इसलिए हमने m3 माइनस m1 किया माइनस साइन लाने के लिए। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? ओके सर अब हम, सर टैन नेगेटिव तो हो ही सकता है ना? हाँ tan, तो यहाँ पे हमने m1 m2 m3 की वैल्यूज फिक्स नहीं करी है, m1 जस्ट ग्रेटर देन m2, m2 ग्रेटर देन m3 बस बोला है। तो ऐसा नहीं है कि ये m1 m2 m3 पॉजिटिव ही होंगे। अगर मान लो m1 नेगेटिव हो गया तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 नेगेटिव भी आ सकता है। वी विल टेक मॉड फॉर m3 माइनस, नहीं, हमने हर्षिल ये बोला कि हम मॉड लगा लेंगे तो ऑलवेज एक्यूट आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें विद साइन आंसर चाहिए। तो हम विदाउट मॉड, अगर हम ट्राइंगल का इंटरनल एंगल फाइंड करते हैं तो विदाउट मॉड m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3 यूज करेंगे। तो अभी स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार सब लोग समझते जाओ। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल ये हम डिस्कस कर रहे हैं सभी। अच्छा, पहले मैं एक्स्ट्रा चीज डिस्कस कर लूं। तुम लोगों को पता है कि मीडियन क्या होता है? यस सर। तो फर्स्ट जो स्पेशल पॉइंट बनता है दैट इज सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है दिस इज, मैंने ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कि ये वाला पॉइंट बना कैसे। तो सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस, वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और वो जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। बी जो है ये है कि अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो मतलब जो भी स्पेशल पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं, और सी और डी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आगे भी इसी तरह से है। तो हमने कहा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अगर ट्राइंगल एबीसी ये है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेंट्रॉइड फाइंड करने का इतना सिंपल सा ही मेथड है। सेंट्रॉइड की जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन ए एम को 2:1 रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड एनी मीडियन, तीन मीडियंस हैं, अभी मैंने डायग्राम में ओनली ए एम बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो ये वाला मीडियन, मान लो इसका नाम बी एन है, तो इसको भी सेंट्रॉइड 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा इंटरनली, और 2:1 रेशो वर्टेक्स की साइड से लेना है। तो ए एम को 2:1, बी एन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी क्या, कि जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में अगर हम सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करके तीन ट्राइंगल बना लें, जो मैंने एक को मतलब तीनों को अलग अलग तरीके से शेड किया हुआ है, तो ये जो तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, और ये कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/3 होता है। ये हमें सेंट्रॉइड की दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। तो ए पॉइंट है कि सेंट्रॉइड कौन सी स्पेशल लाइन से बनता है, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स,
परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड्स, ये सारी ट्राइंगल की स्पेशल लाइंस हैं। तो इनमें से हमने कहा कि मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नाम दिया है सेंट्रॉइड। बी पॉइंट कि वो अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने, तो इन दिस केस x1 + x2 + x3 अपॉन 3, ऐसे ही y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सी और डी पॉइंट सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज, तो सेंट्रॉइड की दो प्रॉपर्टीज हैं, सेंट्रॉइड मीडियन ए एम को 2:1 या किसी भी एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है वर्टेक्स से, और दूसरा सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें तो जो ट्राइंगल बनेंगे तीन, उन तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है और ये एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/3 होता है। नेक्स्ट इज इन सेंटर। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। कोई भी एक ट्राइंगल में कोई भी दो लाइन के बीच में दो एंगल्स होते हैं। अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल और ये ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है। तो तीनों इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया है इन सेंटर। इन सेंटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, बी में जो लिखा हुआ है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ऐसे ही ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। अब ये स्मॉल abc क्या है, तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि ये ट्राइंगल को नाम हमने अगर abc दिया है तो a वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है यानी कि bc साइड, इसकी लेंथ को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल बी से, और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो साइड लेंथ है। जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इन सेंटर का तो देखो x1 का मल्टीप्लीकेशन a से करना है तो अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई करना है कि x1 का मल्टीप्लीकेशन a से करना है, x2 का मल्टीप्लीकेशन b से करना है और x3 का मल्टीप्लीकेशन c से करना है। तो ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड है। पॉइंट नंबर सी, यानी कि सी और डी अगेन प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे कि जो इन सेंटर है ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है इस लाइन को b + c/a के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इन सेंटर डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD, जो डायग्राम में हमने इस पॉइंट को D बोला है, AD इन b + c/a रेशियो इंटरनली। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इन सेंटर को सेंटर लेके एक सर्कल बनाएं जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, इन सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो इन सेंटर है वो इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और जो साइड से जो इनकी डिस्टेंस है उसको हम अगर r से डिनोट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस r को बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस जो ये पॉइंट है सेंटर, इसको हमने बोला है इन सेंटर, और जो ये सर्कल बना हुआ है इस सेंटर और रेडियस को यूज करके दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। ठीक है, तो इन सेंटर की टू प्रॉपर्टीज हैं कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को b + c, इन दिस केस अगर AD है तो b + c/a का रेशियो हो जाएगा। अगर हमने मान लो b से पास करने वाला एंगल बाइसेक्टर BE लिया होता तो रेशियो क्या हो जाता, तुम लोग बताओ। a + c/b, a + c/b का, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे AD वाला रेशियो b + c/a है और BE वाला रेशियो a + c/b का हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि इन सेंटर ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और इस डिस्टेंस को अगर हम r से डिनोट करें तो हम r को इन रेडियस बोलते हैं। तो इस r को रेडियस और इस I को सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा वो ये वाला सर्कल बनेगा विच इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इन सेंटर की बात हो गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन सेंटर का तो नहीं है लेकिन एंगल बाइसेक्टर का है कि जो हमने ये ट्राइंगल ABC बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल ABC में AD लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ट्राइंगल का कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को, जैसे इन दिस केस A वर्टेक्स से अपोजिट साइड को D पे कट कर रहा है,
तो BD ये वाली लेंथ इज टू DC, BD इज टू DC, ये लेंथ का रेशो और ये लेंथ, ये रेशो इनके इसी रेशो के इक्वल होते हैं, यानी कि C इज टू B। समझ आया? मैंने C मतलब अगर तुमसे ये बोला जाए, मैं एक अलग यहाँ पे बना देता हूं कि ये ट्राइंगल ABC है, मान लो ये वाली लेंथ 5 यूनिट है, ये वाली लेंथ 7 यूनिट है, ये वाली लेंथ 6 यूनिट है, ठीक है। और हमने B से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया जो अपोजिट साइड को E पे कट कर रहा है। तो क्या तुम मुझे AE अपॉन EC बता सकते हो? AE अपॉन EC। सर आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके ये निकाला है। हाँ, यहाँ पे जो रेशो आएगा, ये रेशो करस्पॉन्डिंग साइड C इज टू B का आएगा। तो इन दिस केस जो रेशो आएगा वो, क्योंकि अभी ये जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये 5 और ये वाली जो लेंथ है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 5:6 का रेशो हो जाएगा। या ऐसा करता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो जो आंसर बोला गया इसमें, अच्छा ओके, मैंने जब स्क्रीन शेयर किया था ना तो मेरे पास ये चैट्स नहीं आ रहे थे, तो मैं अभी एक बार सारे चैट्स देख लेता हूँ। C पॉइंट अगेन, ओके। आंसर में जो बोला गया सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, नहीं हर्षिल मिड पॉइंट नहीं है। ट्राइंगल के मिड पॉइंट की बात भी मीनिंगलेस है, बिकॉज हम मिड पॉइंट की जब बात करते हैं तो हमेशा एक लाइन, मिड पॉइंट का डेफिनेशन 2 डायमेंशन में नहीं है, 1 डायमेंशन में है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट की बात कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट की बात नहीं कर सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल का काइंड ऑफ सेंटर है, और सेंटर अब यहाँ पे मीनिंग अलग अलग भी होते हैं, इसलिए सेंटर वर्ड भी यूज नहीं किया हुआ है, सेंट्रॉइड वर्ड यूज किया हुआ है। और दूसरा जो ये नूतन ने आंसर दिया है कि 5:6 रेशियो बोलना और 6:5 रेशियो बोलना अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ पे आंसर अपना जो था लास्ट क्वेश्चन का 5:6 आएगा। एक बार मैं इस चीज को यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि अब जैसे मान लो ऐसे है और ये ABC ट्राइंगल है, और हमने जो भी क्वेश्चन लिया था उसमें ये E था, ये 5, ये 6 और ये पूरा 7 लिया था। तो हमने कहा कि AE इज टू EC जो होगा वो AB इज टू B, मतलब BA इज टू BC बोल दो, या AB इज टू BC के प्रोपोर्शन में होगा। ये वाला रेशो इस नंबर और ये वाला रेशो इस नंबर के प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 5/6 आ जाएगा। ये तो हमने भी बात की। अब तुम लोग मुझे AE लेंथ बताओ, रेशो तो ठीक है ये आ गया, AE लेंथ कितना होगा? सर आपको ये रेशियो वाला फॉर्मूला कैसे मिल रहा है? अभी बताया ना, सिमिलर ट्राइंगल से। ट्राइंगल तो एक एंगल सेम है जो बाइसेक्ट हो रहा है, और कौन सा? AE विल नॉट बी इक्वल टू EC, नहीं, E जो है वो मिड पॉइंट नहीं होगा। AE इज 35/11, 35/11। हाँ, तो AE जो है वो टोटल लेंथ का 5:6 रेशो में डिवाइड करना है, तो 5/6 + 5, तो 35/11, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, मीडियन होता तो हर्षिल मीडियन का जो रेशो है वो 1:1 का होता, लेकिन इन दिस केस रेशो मतलब ये हमने, अब एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मैं अभी जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बोला कि इस तरह से हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल ABC है उसमें अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ के रेशो में ही डिवाइड करता है। ठीक है, मैं जो तुम्हें PDF भेजूंगा वो इतना, मतलब इसमें जो मैंने हॉच पॉच कर दिया है वो क्लियर होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। एक बार जस्ट अभी सारे लोग एक बार इसी पे ढंग से देखना कि मैं इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों के थ्योरेटिकल पॉइंट्स को मैं एक साथ ला रहा हूँ। इन सेंटर में लिखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक्स सेंटर में लिखा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और हमें वर्टेक्स ए वाला इन सेंटर चाहिए, अच्छा ध्यान, एक्स सेंटर, ध्यान देना कि हमने एक्स सेंटर्स में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, I1, I2, I3, जबकि इन सेंटर एक ही होता है। तो एक्स सेंटर जो है वो हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग अपना अपना होता है। तो अगर वर्टेक्स ए वाला इन एक्स सेंटर चाहिए तो वर्टेक्स ए का एंगल तो हम इंटरनली यूज करेंगे, और बी और सी के जो एंगल्स हैं इनको हम एक्सटर्नली यूज करेंगे। तो मान लिया कि ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये लाइन है, और बी और सी के जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो ये लाइंस हैं। तो ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है इन सेंटर I1। तो इन सेंटर I1 ए के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि I2 जो बी का इन सेंटर है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और ऐसे ही सी का जो एक्स सेंटर है, मैं इन सेंटर बोल रहा हूँ बार बार, एक्स सेंटर I3 जो है वो इधर कहीं लाई करेगा। तो बना कैसे, एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से। यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट देखना कि बी वाले केस में तो हमने सारा कुछ प्लस प्लस यूज किया था, और वो प्लस प्लस का जो रीजन है वो है ये कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो इंटरनल डिवीजन होता है, और हमें पता है कि जब भी डिवीजन इंटरनल है तो हम रेशियो को पॉजिटिवली यूज करते हैं। जबकि जो एक्स सेंटर है उसमें एक बार तुम लोग यहाँ का पॉइंट नंबर सी और यहाँ का पॉइंट नंबर सी देखो, इन सेंटर डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी in B plus C is to A ratio internally. X center divides internal angle bisector AD in B plus C A ratio externally. सेम ही रेशियो है, लेकिन यहाँ वहां इंटरनली था और यहाँ एक्सटर्नली है। तो अगर ये एक्सटर्नली है तो हम अभी रेशियो को मैथमेटिकली B plus C is to minus A यूज करेंगे। तो अगर हमें I1 फाइंड करना है, I1, तो A की यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में A की जगह माइनस A रख देंगे। I2 चाहिए तो B के प्लेस पे माइनस B, और I3 के लिए C के प्लेस पे माइनस C। तो अभी मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है वो I2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो I2 में क्या किया, सेम फॉर्मूला है, बस B की जगह पे माइनस भी हमें यूज कर लेना है क्योंकि डिवीजन एक्सटर्नल है। एंड D पॉइंट अगेन, दोनों के जो D पॉइंट्स हैं वो देखो, यहाँ पे बोला गया D पॉइंट में कि इन सेंटर जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट है। एक्सटर्नल जो है वो आउटसाइड द ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस है। सेम प्रॉपर्टी है, बट क्या है कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर और एक्स सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था इन सर्कल वो ट्राइंगल के अंदर बन गया था, ये वाला सर्कल, लेकिन इन दिस केस जो सर्कल बनेगा वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा। ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा है, ट्राइंगल एबीसी है ये। बट प्रॉपर्टी सेम है कि इस वाले पॉइंट की तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर I1 वाले डिस्टेंस को हमने R1 नाम दिया है तो R1 को हम बोलते हैं x रेडियस 1, और इस सर्कल का नाम है x सर्कल, ठीक है। I2 वाले केस में R2 हो जाएगा और उसको हम x रेडियस 2 और ऐसे x रेडियस 3 बोल देंगे। तो इन सेंटर और x सेंटर ये दोनों के पॉइंट्स जो है वो एक जैसे हैं, बस यहाँ पे इन दिस केस रेशियो पॉजिटिव है, इन दिस केस रेशियो नेगेटिव है। पॉइंट नंबर 4, सर्कम सेंटर। हाँ सर, डी पॉइंट एक बार समझ सकता एक्स सेंटर का। डी पॉइंट में हमने बोला कि जो इन सेंटर का पॉइंट है वैसे ही यहाँ पे भी है कि इन ये तो ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये इसका इन सेंटर हो गया, और इस इन सेंटर की पॉइंट नंबर डी के अकॉर्डिंग तीनों साइड से, साइड बीसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको एक्सटेंड किया तो लाइन ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको एक्सटेंड किया तो लाइन ए सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। इन डिस्टेंस को हमने अगर R1 बोला तो हमने कहा कि R1 का नाम है x रेडियस 1। इस R1 को रेडियस और इस I1 को सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इस तरह से बनेगा, इसका नाम है x सर्कल 1, और ये सर्कल तीनों लाइन को टच कर रहा है, ए बी लाइन, ए सी लाइन और पी सी लाइन को, ठीक है। तो सर वो एक्स सेंटर से बनेगा ना, वो ए पॉइंट के एक्स सेंटर से बनेगा ना नीचे। हाँ मतलब I1 इज एक्स सेंटर ऑफ, एक्स सेंटर 1 बोलते हैं, मतलब ए वाले को हम
ए वाले एक्स सेंटर को हम स्टैंडर्ड 1 से डिनोट करते हैं, तो एक्स सेंटर 1, बी वाले को एक्स सेंटर 2 और I2, और सी वाले को एक्स सेंटर 3 I3. So can you repeat this part? Which point? So the whole of X center, I didn't understand. नहीं ऐसे नहीं, ये तो ना A B C D में से क्या नहीं समझ आया? So the पहला वाला part, how is X center drawn and everything? X center को ड्रॉ करने के लिए we'll use one internal angle bisector. अगर हमें vertex A वाला X center चाहिए, then we'll use one internal angle bisector and two external angle bisectors. In this triangle, these three angles are internal angles. ठीक है, तो if this is internal angle, then this becomes external angle. This becomes external angle. Therefore, angle bisector of this, this, and this. If these three bisectors meet at point I1, then this I1 is called X center 1 of this triangle ABC. हम उसको एक्स सेंटर ऑफ ए नहीं बोलेंगे ना, ए का नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक्स सेंटर ऑफ ए बोल देता तो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अपन ने क्लियर ही कर दिया कि क्या चीज है क्या नहीं है. लेकिन अगर एक्स सेंटर 1 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग एक्स सेंटर ऑफ ए लेना है. एक्स सेंटर ऑफ ए तो क्या बोले, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए. Sir, and the radius which is formed due to x center will be called x radius, na? बिल्कुल. तो this is x center 1, this is x radius 1, and this is x circle 1. Sir, if we have to find I1 or I3, then उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमने बोला x center 1 divides internal angle bisector AD in B plus C is to A ratio externally. So when we'll use this ratio mathematically, then we'll apply a ratio B plus C is to minus A, right? Because there is an external division, then therefore we'll use the ratio negative. If we have to find I2, for I2 we will use the ratio as A plus C is to B externally. Therefore, mathematically that ratio becomes A plus C is to minus B. So for I2, we'll use minus B in place of B. For I1, तो अब मैं जैसे यहाँ लग देता हूँ. If we have to find I1, then we'll say that formula is minus AX1 plus BX2 plus CX3 upon minus A plus B plus C, ऐसे ही Y coordinate. For I3 we'll use minus C in place of C. तो एक बार मैं चैट्स चेक कर लेता हूँ. सर एक बार आप C पॉइंट, सिद्धांत C पॉइंट एक्स सेंटर का, एक्स सेंटर विल इक्वेशन फ्रॉम साइड. हाँ हर्षिल ठीक बोला है. ओके ओके चलो ठीक है सर, समझ आ गया. सर हम लोग पॉइंट सी से, मतलब पॉइंट सी से अपन पॉइंट निकालेंगे ना. वापस से बोलो हर्षिल. पॉइंट सी से हम लोग पॉइंट तो निकालेंगे ना बाद में, फिर पहले पॉइंट सी यूज करना पड़ेगा अपन को ना. पॉइंट सी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ आया मुझे तुम्हारा डाउट. मींस पॉइंट सी से हमको मालूम पड़ता है ना कि ए नेगेटिव है, फिर बी प्लस सी नेगेटिव है. क्या चीज फाइंड करने के लिए, I1 I2 I3 क्या? हाँ सर. अगर हमें I3 चाहिए तो I3 के लिए हम AX1 प्लस BX2 माइनस CX3, और यहाँ पे जो स्मॉल c है ये स्मॉल c है, ये स्मॉल b है. These are same side length, not vertices. जो हमने पहले डिस्कस किया कि ट्राइंगल ABC है, तो इस ट्राइंगल में BC साइड लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल a, तो स्मॉल एक नंबर होगा. AB साइड लेंथ इज स्मॉल c, तो ये एक नंबर होगा. ऐसे ही ये अभी मैं अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको मैथमेटिकली अपन कैसे यूज करेंगे. अभी तो अपन थ्योरेटिकल इसको समझ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर. सरकम सेंटर में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं. फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि बनता कैसे है सरकम सेंटर. सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड. क्या होता है मीनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड का? तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है,
ये ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ए बी साइड का मिड पॉइंट जो ए बी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट तो ये एम बोल दिया मान लो अपन ने, और इसके परपेंडिकुलर लाइन तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक लाइन तो ये वाली, ऐसे ही इसका जो मिड पॉइंट होगा कहीं पे उसके परपेंडिकुलर लाइन, और ऐसे ही इसका मिड पॉइंट होगा तो उसके परपेंडिकुलर लाइन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने अभी इन सेंटर की बात की थी, इन सेंटर तो क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सर्कम सेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अगर हम ओ को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा। तो ये सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी है कि सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ही सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड है। कैसे कि हमें जैसे मान लो ये वाला पॉइंट 2,3 5,7 कुछ भी 3,-1 ऐसे गिवन है, और हमें पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम ओ वाले पॉइंट को, हर्षल हैव यू रिटन समथिंग इन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के नहीं ये तो ऐसे ही कुछ आ रहा है। ओ वाला जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया कि लेट ओ पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। तो हम ओ ए इक्वल टू ओ बी यहां से इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे एक्स और वाई में, एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी यहां से इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे एक्स और वाई में। 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई सॉल्व होके आ जाएगा, और जो भी आएगा मान लो 3,7 आ गया तो 3, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर डिस्टेंसेस। तो ये अब एक बार वापस से उस वाले पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर में बी पॉइंट सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी भी है और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड भी है। तो प्रॉपर्टी तो क्या है कि सर्कम सेंटर ओ इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, हमने इस डिस्टेंस को कैपिटल आर बोल दिया, तो कैपिटल आर को अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, ओ को सेंटर और सर्कम रेडियस को रेडियस लेके जो सर्कल बनेगा वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ठीक है, और हम ये तो हो गई मतलब प्रॉपर्टी की बात। अब क्या कि पॉइंट ओ फाइंड कैसे करना है। पॉइंट ओ फाइंड करने के लिए हम ओ को एक्स वाई मान लेंगे, एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी से इक्वेशन नंबर 1, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी से इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई को सॉल्व कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अपोजिट साइड। तो अगर जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड मान लो ये हो गया, एपी बोल दिया, वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड, और वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड। सर हाँ सर परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड अलग अलग होगा। वहां पे हमने वर्ड किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि उस साइड के मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे है ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पे लाइन तो अभी भी परपेंडिकुलर ही है लेकिन मिड पॉइंट से पास नहीं कर रही है, अपोजिट वाले वर्टेक्स से पास कर रही है। जैसे इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं होगा, तो ये जो है ये लाइन दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जबकि ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, सर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरे वर्टेक्स तक जाएगा। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम हो जाते हैं दोनों। तभी हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला पॉइंट नोट भी करेंगे। हाँ बोलो, कोई और डाउट है? सर अगर स्केलियन ट्राइंगल होगा तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं अलग अलग होंगे। नहीं सेम नहीं होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए तक जाएगा। नहीं ऐसे चला जाएगा। अच्छा
इफ ट्राइंगल इज स्केलर ट्राइंगल तो फिर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल बट डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी। एक बार कंफर्म करना कि अपन ने पैरेलल और डिस्टिंक्ट लाइंस एंड पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस डिस्कस कर लिया ना? यस सर, हमने किया। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। बी अगेन, बी जो है वो ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी भी है और ऑर्थो सेंटर को फाइंड करने का मेथड भी है। प्रॉपर्टी क्या है कि एच जी ओ, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जी जो है वो सेंट्रॉइड के लिए अपन ने यूज किया था, ओ इज फॉर सर्कम सेंटर एंड एच इज फॉर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एच एंड ओ को ज्वाइन करने वाले लाइन को किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी है और ऑर्थो सेंटर को फाइंड करने का मेथड भी है कि हमें ओ फाइंड करना आता है, हमें जी फाइंड करना आता है। हम पॉइंट एच को कुछ ए कॉमा बी एज्यूम कर लेंगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट कि इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज एच देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एचबीसी इज ए। ये वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसके ऑल्टीट्यूड सब ने ड्रॉ कर लिए एंड इंटरसेक्शन पॉइंट को एच बोल दिया। ठीक है, अब जैसे ऑल्टीट्यूड की बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑल्टीट्यूड कौन सी लाइन है? वो लाइन जो एक वर्टेक्स से पास कर रही है और अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है ना? एक लाइन जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से पास कर रही है और अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है। तो अब लोग तुम मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल एचबीसी ट्राइंगल दिख गया? ट्राइंगल एचबीसी, ट्राइंगल एचबीसी, अच्छा मैं एक बार इनका नाम भी रख देता हूं। मान लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर। इन ट्राइंगल एचबीसी वर्टेक्स एच से पास करने वाला अल्टीट्यूड कौन सी लाइन है? HP बिल्कुल करेक्ट है। तो एल्टीट्यूड 1 जो है वो HP हो गया। एल्टीट्यूड 2 वर्टेक्स बी से पास करने वाला एल्टीट्यूड कौन सी लाइन है? एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी, BQ। अगेन एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? एक लाइन जो एक वर्टेक्स से पास कर रही है एंड अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा कि वर्टेक्स बी से पास करने वाला एल्टीट्यूड, तो वर्टेक्स बी तो हो ही गया, बट वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड कौन सा है? HC है, बिकॉज हम ट्राइंगल HBC की बात कर रहे हैं। HBC ट्राइंगल में वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है वो HC है। तो वर्टेक्स बी से पास करने वाली वो लाइन जो HC के परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन है? BQ। नहीं, अभी तक सभी लोगों ने BQ या HB बोला है, वो सेम ही लाइंस हैं। बट अच्छा चलो हम, लेकिन हाँ एग्जैक्टली रहेगा तो बोलेगा ना सर। हर्षिल ने बोला CR। नहीं, तू मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। सर उधर कोई पॉइंट होगा तो हम नाम बता सकते हैं ना, कोई पॉइंट ही नहीं उधर है, बिल्कुल है सर आप पूछो वर्टेक्स बी से जो एल्टीट्यूड पास हो रहा हो ना? हाँ सर BR। एग्जैक्टली। देखो वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड HC है, HC साइड है, लेकिन हम लाइन की बात करें तो HC लाइन तो ये कंप्लीट है। तो HC लाइन के परपेंडिकुलर जो B से पास कर रही है, HC लाइन के परपेंडिकुलर जो B से पास कर रही है, तो वो ये वाली लाइन हो जाएगी। तो BR बोला जाए या BA बोला जाए, सेम ही लाइन है। ठीक है, तो BA या BR एक एल्टीट्यूड हो गया, HP या HA दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। इन दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? एक लाइन ये है
एक लाइन ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। सर एल्टीट्यूड लेकिन ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए ना? ना ना ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, Sir, we would have not wanted a perpendicular line, so we would have taken inside the triangle, na? क्या चीज? Sir, altitude. For acute angle triangle, altitude always lies inside the triangle, but for obtuse angle triangle, altitude lies outside the triangle. अपन देखो ये डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम समझो सभी लोग कि इस तरह से है कोई ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया अपन ने ए बी सी, ठीक है। अगर हम इसमें वर्टेक्स सी से अच्छा पहले मैं ऐसा करता हूँ, लाइंस जो हैं उनको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ए जो लाइन है वो कंप्लीटली ऐसे है। अगर हम इस ट्राइंगल में वर्टेक्स सी से पास करने वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो एल्टीट्यूड क्या कि ए बी के परपेंडिकुलर लाइन जो वर्टेक्स सी से पास कर रही है, तो एल्टीट्यूड ये बन रहा है, और दिस इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल। तो फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड्स लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तुम एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कोई सा भी एल्टीट्यूड बना लो, वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा। तो ये वर्टेक्स ए का एल्टीट्यूड है, ये वर्टेक्स बी का एल्टीट्यूड है, ये वर्टेक्स सी का एल्टीट्यूड है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करेंगे अभी, बट अभी हम सिंस कर ही रहे हैं तो हैंड टू हैंड डिस्कस भी कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो वर्टेक्स सी का एल्टीट्यूड कौन सी लाइन? सी ए लाइन। सी ए। वर्टेक्स बी का एल्टीट्यूड कौन सी लाइन? ए बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए हो गया, फिर यही ऑर्थो सेंटर भी हो गया। अब जब नोट करेंगे ये चीज को, तो नोट क्या करना है अपन को आगे कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज ऑलवेज राइट एंगल्ड वर्टेक्स। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज ऑलवेज राइट एंगल्ड वर्टेक्स। फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर lie outside the triangle, and for acute angle triangle ऑर्थो सेंटर lie inside the triangle। बट ओवरऑल जो हमने पॉइंट शुरू किया था वो क्या था, जो सबसे लास्ट में वहां लिखा था कि अगर ट्राइंगल ABC, जो ये ट्राइंगल है, का ऑर्थो सेंटर H है, तो ट्राइंगल HBC का जो ऑर्थो सेंटर है वो A हो जाएगा। ये अपन को अब एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। तो इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC is H, then ortho center of triangle HBC becomes A. Ortho center of triangle HCA becomes B. Ortho center of triangle HAB becomes C. ठीक है, तो ये हमें, ये मैंने उसमें लास्ट स्लाइड में मतलब जो दिखाया था PDF उसमें नोट किया हुआ है। उसके आगे का अब जो है, जो उसमें नहीं है वो मैं नोट कर देता हूँ, जो तुम्हें समझना भी है। तो एक बार, हाँ सर वो वर्टेक्स भी एल्टीट्यूड वाला, एल्टीट्यूड 2 वाला बताओ ना एक बार कैसे करना है। वापस से बोलो हर्षल, धीरे धीरे बोलो, वापस से बोलो। वो एल्टीट्यूड 2 है वर्टेक्स बी का, वो कैसे निकालेगा बताओ ना एक बार। वो बी आ रहा है उसका। एक मिनट, इस तरह से हम बात कर रहे थे ट्राइंगल HBC, यानी कि ये रेड वाले ट्राइंगल की। हमने कहा कि वर्टेक्स बी का एल्टीट्यूड चाहिए, तो वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड कौन सी लाइन हो गई? वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, सिंस एल्टीट्यूड्स हैं तो मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड जो ये RHC लाइन दिख रही है, ये लाइन हो गई। अब ये बोल, और सारी चीजों को भूल जाओ, अब बस बी वाले पॉइंट को देखो और RHC लाइन को देखो कि बी पॉइंट से पास करने वाली वो लाइन जो RHC के परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन हो गई? BR लाइन हो गई। BR। तो इसका मतलब कि इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड BR हो गया। तो एक एल्टीट्यूड BR हो गया, एक एल्टीट्यूड जो हमने कहा था वो HP था। तो HP और BR का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो A आ रहा है, इनको एक्सटेंड करने के बाद, क्योंकि BR लाइन जो है वो BA लाइन के इक्वल है और HP लाइन जो है वो HA लाइन के इक्वल है। तो अगर हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं BR लाइन एंड HP लाइन, तो ये दोनों A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो और एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो जाता है इस तरह से। तो सर हमको ऑर्थो सेंटर की तरफ हमको दो लाइन को मीट करना पड़ता है ना, तीसरी लाइन हाँ का बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी सिचुएशन में। मतलब वापस से देखना, जो मैंने अभी बताया मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले बोला कि जो मीडियन है ट्राइंगल के 3 मीडियंस होंगे, ये तीनों मीडियंस So how ऑलवेज can BA be equal to BR? BA इक्वल टू BR का मतलब लाइन BA एंड लाइन BR आर सेम, लेंथ नहीं लाइन। अच्छा, ओके सर। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले मीडियन, तो ट्राइंगल की जो तीनों मीडियंस है वो ऑलवेज कॉन्करेंट होंगी। ठीक है, ये अपन को चेक करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ऑलवेज होंगी। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन ने ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ट्राइंगल ABC है, और ट्राइंगल ABC में बता क्या रखा है कि A से पास करने वाली मीडियन की इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, B से पास करने वाली मीडियन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू लेट्स से 2 है, 3 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि इन अ ट्राइंगल ABC इफ इक्वेशन ऑफ टू मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल आर 2x plus y equals to 5 and x plus y equals to 3, find centroid of this triangle। तो देखना तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सभी को चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए ओनली 2 मीडियंस सफिशिएंट हैं, ऑल 3 मीडियंस रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उस पॉइंट को बोल देंगे कि दिस इज सेंट्रॉइड। और ये चीज हर एक केस में, यानी कि इंटरसेक्शन, हाँ 2,1 करेक्ट है, 2,1 करेक्ट आंसर है। इंटरसेक्शन सॉरी इन सेंटर में भी हमने कहा था कि 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बट अगेन टू फाइंड इन सेंटर वी आर रिक्वायर्ड ओनली 2 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। टू फाइंड ऑर्थो सेंटर वी आर रिक्वायर्ड ओनली 2 ऑल्टीट्यूड्स। फॉर क्या नाम था, सर्कम सेंटर we are required only 2 perpendicular bisectors of side। तो अब हम ये चीज नोट में जो लिखना है वो मैं लिख रहा हूं। If we take other 2 altitudes then we will get A as common vertex। हर्षिल आई एम नॉट श्योर कि तुमने क्या पूछा है, बट मैं एक बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं जो मैंने भी बताया था कि if altitude of triangle ABC is H, then sorry, orthocenter of triangle ABC is H, then orthocenter of triangle HBC is A। तो vertex अगर तुम बात कर रहे हो, if we take other 2 altitudes then 2 will we get A as orthocenter। हाँ, अगर तुम्हारा डाउट यही है ना, अगर तुमने ये पूछा है जो मैंने समझाया कि अगर हमने B और C वर्टेक्स को लिया है और एक H को लिया है तो फिर ऑर्थो सेंटर A हो जाएगा। अगर हमने C और A वर्टेक्स को लिया है और एक H को लिया है तो ऑर्थो सेंटर B हो जाएगा, एंड सो ऑन। श्योर ऐसा नेसेसरी नहीं है ना ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए? हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रायंगल के बाहर या ट्रायंगल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ओके सर। और ये सारे पॉइंट जो है वो अपन अभी नोट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं तुम्हें अलग PDF शेयर कर दूंगा, वो अलग पॉइंट वो PDF था। नोट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंप्लीटली सिमेट्रिक ट्राइंगल है, तो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड, और सेकंड क्या था, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ऑल दीज पॉइंट्स कॉन्साइड, यानी कि सेम ही है सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर्ड नहीं होगा, एक्स सेंटर तो हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल सिंस एक एक्विटेंगल ट्राइंगल है तो ये सारे पॉइंट्स ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे, तो और ये कभी भी सेम जगह पे नहीं आ सकते। सेंट्रॉइड इन सेंटर, मैं ऐसा करता हूँ हैंड टू हैंड, यहाँ पे जो इनका नोटेशन है वो भी लिख लेता हूँ। इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, these points are collinear points for isosceles triangle। isosceles triangle के लिए collinear क्यों है?
अगर हम इसको समझें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से है, और मान लो ये वाले दोनों साइड इक्वल लेंथ की हैं, इसका मतलब कि ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये डेफिनेटली मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो अगर ये एल्टीट्यूड है तो और मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये मीडियन भी हो गया, ये ऑर्थो सॉरी क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी हो गया। ये ऑल्टीट्यूड तो पहले से ही था, और सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, तो ये एंगल भी a/2 और ये एंगल भी a/2 हो गया, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। और इन्हीं चारों स्पेशल लाइन की हेल्प से हमारे ये वाले चारों पॉइंट्स बनते हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, G, I, O एंड H। तो ये सारे के सारे उसी लाइन पे लाई कर जाएंगे जो अपन ने भी ड्रॉ की थी, बट कब, जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सर हाँ सर उसका एल्टीट्यूड मिड पॉइंट से कैसे पास होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, यस सर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सिमिलर क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। हाँ यस सर। ठीक है, समझ आ गया क्या? फोर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेंट्रॉइड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर lie, in fact always वर्ड यूज कर लेना चाहिए, always lie inside of triangle। For obtuse angled triangle, G and I lie inside, but O and H lie outside of triangle। For right angle triangle, ortho center H is right angled vertex and circum center जो हमने पोस्ट नोट किया है is midpoint of hypotenuse। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ये सर्कल है और ये डायमीटर है, तो ये इसका सेंटर है, और अगर हम इस डायमीटर को एक साइड लेके कोई सा भी एक ट्राइंगल बना लें तो हमें पता है कि डेफिनेटली ये ट्राइंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। अब ACB ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सिंस ACB ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से ये सर्कल पास कर रहा है, तो ये सर्कल इसका सर्कम सर्कल हो गया जो हमने भी बात की थी, और सर्कम सर्कल का सेंटर ही सर्कम सेंटर होता है। तो यहाँ पे AB हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का जो और जो डायमीटर है सर्कल का, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो इन अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सारे पॉइंट्स ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे। इनफैक्ट G एंड I ये तो ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे, चाहे कैसा भी ट्राइंगल आ जाए। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए O और H आउटसाइड द ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए O और H ऑन द ट्राइंगल लाई करेंगे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर जो है वो राइट एंगल वर्टेक्स हो जाएगा, और सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखें, तो एक एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें अब क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें वर्टेक्स A है 8,6, वर्टेक्स B है 0,6 एंड वर्टेक्स C है 8,0। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बताओ। x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। अरे सिद्धांत का 8/3,4, दक्ष का 8,6, हर्षिल का 16/3,4। हर्षिल, वेदांत और आगे सबका मैच कर रहा है।
मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पॉइंट दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग 8 + 0 + 8 अपॉन 3, 6 + 6 + 0 अपॉन 3, तो ये 16/3, 4 आ रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें चाहिए इन सेंटर, और इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से होते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर also valid for right angle triangle. नहीं नहीं, ये अरे तुम क्या कर रहे हो तुम लोग। हमने जब वो पहले स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ डिस्कस किया था तब तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल का नाम ही नहीं लिया था। दैट मींस दीज पॉइंट्स आर वैलिड फॉर एवरी ट्राइंगल, वो किसी भी टाइप का है। Okay. तो यहाँ पे अपन को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c फाइंड करना होगा। तो हम इसके लिए एक ट्राइंगल एक बार बना लेते हैं जिससे कि साइड लेंथ क्लियर रहे। तो a वर्टेक्स इज 8,6, b वर्टेक्स इज 0,6 एंड c वर्टेक्स इज 8,0। तो ab डिस्टेंस फाइंड किया, तो ab डिस्टेंस देखो 8 यूनिट आ रहा है, ac डिस्टेंस 6 यूनिट आ रहा है और bd डिस्टेंस 10 यूनिट आ रहा है। तो अब एक बार तुम लोग ट्राई करो इन सेंटर का आंसर क्या आता है। हर्षिल सर, इन प्रीवियस स्लाइड व्हाट विल बी नॉट फॉर स्केलर ट्राइंगल। प्रीवियस स्लाइड में हमने सारा कुछ क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सा किस ट्राइंगल के लिए है। ठीक है। फर्स्ट इज ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड इज फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फोर्थ इज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। स्केलर ट्रायंगल के लिए हम लोग कौन सा नोट यूज करेंगे फिर, इसमें कहाँ आता है? स्केलर ट्राइंगल तो कोई सा भी ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल का बेसिक मीनिंग क्या है? वो ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ इक्वल नहीं है। तो वो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है स्केलर ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ इक्वल नहीं है। अगर ऑल 3 साइड लेंथ आर इक्वल तो नाम हो गया इक्विलेटरल, 2 आर इक्वल तो नाम हो गया आइसोसेलेस। हमने बोला है 6,4, अभी तक सिर्फ एक का आंसर आया है 6,4 सिद्धांत। ओके विद, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई जो है वो अपोजिट वालों को करना है। तो 8 का मल्टीप्लीकेशन 10 से या 10 का 8 से एक ही बात है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अपॉन 10 + 8 + 6। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 6 × 10 + 0 × 8 + 6 × 6 अपॉन। तो सभी लोग यहाँ पे देखो प्रॉपर कि कौन सा नंबर कहां से यूज कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो हो गया 864 144 अपॉन 24 6। यहाँ पे हो गया 60 36 96 24 4। हाँ 6,4 करेक्ट आंसर है। ठीक है। कैसा लोगों ने आंसर बता भी दिया, बट अभी जिनको भी डाउट है वो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन ऑर्थो नहीं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं सरकम सेंटर। सर आपने वो लेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली है? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड किए। ये अपन ने सारे की सारी लेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड किए। अच्छा देखो अब एग्जाम के पॉइंट से ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, कहाँ यूज हो रहा है, ये अभी मैं बताऊंगा। एक बार तुम लोग मुझे सरकम सेंटर का आंसर बताओ।
4,3. Any other student? तो आई बिलीव कि हमने ऑब्जर्वेशन यूज किया है, और ऑब्जर्वेशन क्या कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कितने लोगों को ये वाली बात समझ आ गई? कितने लोगों को मेरे बताने से पहले समझ आ गई और कितने लोगों को अभी समझ आ गई? एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट से. बिल्कुल, कि इन दिस केस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होल्ड करता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है. और 10 यानी कि बीसी साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. और अभी हमने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं. सिंस BC इज हाइपोटेन्यूस, and last question in this case, orthocenter. ये तो अपन ने देख ही लिया कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल. तो ऑर्थोसेंटर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, विद इन 10 सेकेंड्स. राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑर्थोसेंटर. तो राइट एंगल वर्टेक्स कौन सा है? ए. तो ए दैट इज 8,6 आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमने कहा BC हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब कि ए इज राइट एंगल वर्टेक्स तो ये अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें अपन ने इन सेंट्रोइड और इन सेंटर को तो प्रॉपर मेथड से फाइंड किया, लेकिन सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सिंस राइट एंगल बन गया था तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई और हमने डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लिया. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो अपन को प्रॉपरली सॉल्व करना होता. जैसे कि अब कोई ए वाला पॉइंट ले लिया 4,1, बी वाला पॉइंट ले लिया 3,5, सी पॉइंट ले लिया -1,0. सेंटर्ड और इनसेंटर्ड तो बिल्कुल सेम मेथड से फाइंड करना है, तो वापस से नहीं करो सॉल्व. इस क्वेश्चन में ओनली सर्कम सेंटर और इन सेंटर फाइंड कर लो. सॉरी, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर. तो हमने ऑर्थो सेंटर को, जिसका नाम O है, इसको कुछ x y मान लेते हैं. तो OA इक्वल टू OB करके डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके एक इक्वेशन बनाओ. OB इक्वल टू OC से इक्वेशन नंबर 2 बनाओ. और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कैलकुलेशन करो. एक बार तुम लोग कंफर्म करना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? -6x आएगा. नहीं, माइनस का 2x आ रहा है, माइनस आ रहा है. प्लस का 8y आ रहा है, प्लस का 17 आ रहा है. नहीं हर्षिल नहीं. एक बार तुमने देखो वर्टिसेस यही यूज करें जो मैंने यूज करें.
सेकंड इक्वेशन 8x प्लस, हाँ ठीक है, चलो सेकंड तो ठीक है मेरा। तो अब ये दो इक्वेशन अपन ने बनाई, तो एक बार देख लो कि इक्वेशन बनाई कैसे है, सबको क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करा है बस अपन ने, और OA इक्वल टू OB एक बार, OB इक्वल टू OC दूसरी बार। ऐसा भी तुम कर सकते हो, OA इक्वल टू OB फर्स्ट इक्वेशन एंड OA इक्वल टू OC, कोई सी भी दो डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है, टू इक्वेशंस चाहिए अपन को। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y आएगा, तो फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो 32 प्लस 10 42y इज इक्वल टू 68 प्लस 33 68 यानी कि 101। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, y जो आ रहा है वो 101 अपॉन 42 आ रहा है। और x के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेकार से, इसीलिए मैं देख रहा था कोई अगर डेटा मिल जाता मुझे। चलो कोई नहीं, तो अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। y जो है एक बार देखना अगेन कैलकुलेशन, मैंने फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 32 प्लस 10 42y हो गया, और राइट साइड में 7 into 4 68 68 प्लस 3 101 हो गया, 101 अपॉन 42 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 into 42 42 21 21 का मतलब 4 into 101 माइनस 17 into 21 अपॉन 21, ये कुछ x आ जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस 4 कितना हो गया? 357, और ये हो गया 404 404 माइनस 357, ये हो गया 44 47 47 बाय 21, तो x आ रहा है 47 बाय 21। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। तो कुल मिला के आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम डिस्टेंसेस से बना लेंगे, फिर x और y सॉल्व करने के बाद ऑर्थो सर्कमसेंटर आ गया 47 बाय 21, 101 बाय 42। ठीक है, अब हम ऑर्थो सेंटर ये फाइंड करेंगे, और ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करना होता है? इस प्रॉपर्टी से। तो हम प्रॉपर्टी को याद कैसे रखेंगे? हमें HGO इस तरह से याद रखना है, 2:1 का रेशियो। H पॉइंट को हमने कुछ A, B ले लिया, G वाला जो पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल, वो बन जाएगा 4 + 3 7 7 - 1 6 6 अपॉन x कोऑर्डिनेट आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 2। x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स 2 आ रहे हैं, तो सेंट्रोइड 2, और जो सर्कमसेंटर है वो 47 बाय 21, 101 बाय 42 ऐसे आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, तो 2 into 47 बाय 21 प्लस a अपॉन 3, 2 into 101 बाय 42 प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, 2। सर सर ये जो प्रॉपर्टी है कि जो जी होता है वो h और o को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो कैसे आया आपको? ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जाके प्रूव करेंगे अपन। मैंने भी इसका आज डेरिवेशन बताया नहीं है, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जाके आएगा। अच्छा ओके। चलो अभी तो है ना ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो मैं बस इक्वेशंस बना के छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन अपन बाद में, तुम लोग बाद में सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अगर हमें कोई भी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है,
तो सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 इन सेंटर चाहिए। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम तीनों साइड लेंथ फाइंड कर लेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करके इन सेंटर का आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई एक स्केलर ट्राइंगल, ऐसे कोई रैंडम ट्राइंगल है, तो फिर हम OA = OB, OA = OC या OB = OC, इस तरह से कोई सी भी दो इक्वेशंस बना लेंगे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से। उन दोनों को सॉल्व करके जो भी x और y का आंसर आएगा, अभी हमने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है, x और y का जो आंसर आएगा वो क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में ऑर्थो सेंटर अगर फाइंड करना है तो ऑर्थो सेंटर के लिए हम पहले सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर फाइंड कर लेंगे, और फिर ऑर्थो सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब -80/21 और 29/7, ठीक है, ये बोला है तो देख लेना कैलकुलेशन। अब एक हम सरकम नहीं क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर का भी एक सिचुएशन ले लेते हैं, वही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जो भी अपन ने यूज किया था। ए था 8,6, बी था 0,6 और सी था 8,0। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एक्स सेंटर 1। एक्स सेंटर 1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स सेंटर 1 का मतलब ए के अपोजिट वाला। तुम लोग बताओ आंसर। अगर ए के अपोजिट है तो ए के अपोजिट वाली लेंथ को विद नेगेटिव साइन यूज करना है, स्मॉल ए को विद नेगेटिव साइन यूज करना है। x = -6 हर्षल ने बोला है, और किसी ने करा क्या कैलकुलेशन? -4, -6। अहन का अलग आंसर आ रहा है, हर्षल का अलग आंसर आ रहा है। हर्षल का y कोऑर्डिनेट भी अलग आ रहा है। सिद्धांत का -4, -6 और ये अहान के आंसर से मैच कर रहा है। -60 -36 कितना होता है? 24। 24/4 कितना होता है? 6। हर्षल देखो तुमने कहा मिस्टेक किया, तुम्हारी मिस्टेक तुम्हें समझ आ गई क्या? किसी को कुछ पूछना है? अभी हमने सारे जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको फाइंड कर लिया, तो कोई डाउट किसी को? सर ऑर्थो सेंटर में एक डाउट था, मतलब सब एक ही ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सब ट्रायंगल का डिफरेंट होगा ना? जैसे ABC में H ऑर्थो सेंटर हो गया, फिर बाकी BHC में A हो गया, तो हर ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर डिफरेंट होगा ना? हर एक ट्रायंगल का अलग अलग होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन अगर A है ना, अगर C से अपन L2 ड्रॉ करे, C से B ड्रॉ करे, तो होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स A है तो C से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वो अपोजिट साइड BA को A पे ही कट करेगा, और B वाला एल्टीट्यूड अपोजिट साइड BC को, सॉरी B वाला एल्टीट्यूड अपोजिट साइड AC को A पे कट करेगा, तो दोनों ही A पे मिलेंगे। बट सर पर C तो इसको कर रहा है ना, B को कट कर रहा है ना एल्टीट्यूड, तो A पे C वाला एल्टीट्यूड, तुम C B को कट करता है ना, C वाला जो एल्टीट्यूड है, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और हमने कहा कि राइट एंगल वर्टेक्स A है, तो C का जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा?
ठीक है, बी का एल्टीट्यूड ये हो जाएगा और ए का एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। ये तीनों ए से एल्टीट्यूड होगा तो उसको कॉमन डिफरेंस क्या होगा फिर? क्या ए से, तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर, ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करे तो उसका ऑर्थो सेंटर भी यही होगा ना फिर? उसका ऑर्थो सेंटर तो ट्रायंगल का होता है ना, तो अपन चाहे ए से कर ले, चाहे बी से कर ले, चाहे सी से कर ले, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ए वाला पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब सर समझा नहीं, क्योंकि ए से ड्रॉ किया तो सी बी को कट कर रहा है। हाँ तो क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर तो इस येलो वाली लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट हो सकता था, लेकिन कौन सा पॉइंट बना जो दूसरे एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बन रहा है। अगर तुम मान लो रेड वाली लाइन को कंसीडर ही मत करो, तुम तो देखो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और ये दोनों ही एल्टीट्यूड्स थे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, तो ये ही ऑर्थो सेंटर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ये अपना अच्छा अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। बताओ आंसर। तो आंसर दो लोगों ने बोला अभी तक ओनली। तो वो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी सिंपल थी और इस ड्यूरेशन पे सॉल्व हो भी जाना चाहिए था। आंसर 1,1 सही है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि दोनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो बस इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो ये हो गया 8 11 8 11 x इक्वल टू 11 आ रहा है, 1 आ रहा है, 11x इक्वल टू 11 आ रहा है, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है। Sir, why is intersection of two lines enough for ortho center? Third line because this is property that all three lines are definitely concurrent lines, और अगर हमें एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट के लिए तो 2 लाइन ही सफिशिएंट है। अगर हमें मान लो तीनों लाइंस भी गिवन होती तो उनको उनमें से तुम कोई से भी 2 लाइंस ले लेते तो भी सॉल्व करने के बाद सेम ही पॉइंट आता, तीनों एल्टीट्यूड्स अगर गिवन होते तो भी। अच्छा ओके सर। तो देखो और सभी लोगों को कोई आंसर समझ आ गया कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर भी प्रॉपर्ली लिख देता हूं मैं कौन से ट्रायंगल का, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी पॉइंट A एंड विच इज -1,4, जो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसकी हेल्प से। कोई कैलकुलेशन अपन को यहाँ पे करनी ही नहीं है। ठीक है, सभी लोग ये पूरे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना। किसी का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया क्या? नहीं, अब एक बार देखो, सॉल्व मत करो, कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में कर लेना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड सेम होगा जो ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड होगा, एंड आंसर बिकम्स 2,2/3। तो हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस चीज को हम एक बार अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं।
वेदांत ये तो इक्वेशन है 3x + y = 4। ये तुमने किसकी इक्वेशन फाइंड की है? क्वेश्चन 2 में तो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इक्वेशन नहीं बतानी है। यहाँ पे हमने ओके, तुम मीडियंस की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो अच्छा ठीक है ओके। हाँ, तुमने जो 3,1 बोला है ये क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हाँ, मैंने भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताया तुम्हें कि जो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड है वो ही ट्राइंगल पीक्यूआर का सेंट्रॉइड, यानी कि सेम हो जाएगा। तो आंसर सेकंड का 2,2/3 आ जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और बिल्कुल सेम जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, वो ही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और मैं भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक बार अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, सब जो भी नोट करना था। एक मिनट सर, ओके अभी चेक करते हैं कैलकुलेशन करके। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारा शेयर कर दूंगा। अब एक बार सारे लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखना, मैंने ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें शेयर कर दूंगा, लेकिन समझने वाला जो पार्ट है वो लोग तुम एक बार अभी देखो कि जैसे ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। अब हमने इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनाया। तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल पीक्यूआर बना रहे हैं तो ट्राइंगल पीक्यूआर इज सिमिलर विद ट्राइंगल एबीसी एंड आरक्यू is parallel with BC। अगर मैं इधर PQR की बात कर रहा हूं तो PR is parallel with AC and QP is parallel with AB। ठीक है। सेकंड चीज की लेंथ की बात करें तो RQ लेंथ का डबल इज इक्वल टू BC लेंथ। ऐसे ही PR लेंथ का डबल इज इक्वल टू AC लेंथ और QP लेंथ का डबल इज इक्वल टू AB लेंथ। ये है लेंथ की बात। सिंस PQR आर मिड पॉइंट्स, तो अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे इनका प्रॉपर्टी क्या बनता है कि अगर हम A से पास करने वाला मीडियन लेंगे तो वो मीडियन P से पास करेगा, बिकॉज P जो है वो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। ऐसे ही B से पास करने वाला जो मीडियन है वो Q से पास करेगा और R से पास करने वाला जो मीडियन है ये C से पास करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है जिसको हम G बोल रहे हैं, ये ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड भी है और ट्राइंगल PQR का सेंट्रॉइड भी है। और अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का सेंट्रॉइड सेम है तो इसका मतलब कि मीडियंस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर आल्सो सेम। ठीक है। अब क्वेश्चन के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। सर फ्रॉम द फिगर हाउ डिड यू गेट सेम सेंट्रॉइड? फ्रॉम द फिगर नहीं आया हर्षल, ये सॉल्व करने के बाद आया है। सॉल्व कैसे किया, सॉल्व क्या किया, मतलब ये अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे से जो मैंने भी इस बोर्ड पे लिख रखा है ना, ये सारा की सारा तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है कि इफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल पीक्यूआर बनाया है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर पैरेलल और लेंथ ऑफ पीक्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ लेंथ ऑफ पीक्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एबी। जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ में 1:2 का रेशियो है अगर अपन पीक्यूआर ट्राइंगल इस टू एबीसी ट्राइंगल की लेंथ की रेशियो की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज कि ट्राइंगल पीक्यूआर और ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड सेम जगह पे होता है और ट्राइंगल पीक्यूआर और ट्राइंगल एबीसी की मीडियंस भी सेम लाइंस हैं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये एजीपी लाइन बना हुआ है, एजीपी लाइन, ये ट्राइंगल
एबीसी का भी मीडियन है और ट्राइंगल पीक्यूआर का भी मीडियन है। थर्ड चीज कि इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, इस चीज को प्रूव करने के लिए ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि मीडियंस और सेंट्रोइड सेम जगह पे है, हम वर्टेक्स ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। बट वो बात अलग है, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन ने जो मैंने भी दिया था सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा है तो हमें एबीसी फाइंड करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट किसी दूसरे क्वेश्चन ने मान लो एबीसी फाइंड करने को बोल ही दिया या फिर हमें ये चीज प्रूव करनी है, तो हम एबीसी फाइंड कैसे करेंगे उसको समझने के लिए हमने कहा कि अगर ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इनको अपने अज्यूम कर लिया। अभी लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं। तो मैंने डेटा में लिया था 1 1 2 -3 3 4, ये 1 1, ये 2 -3 और ये 3 4। तो सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 कॉमा 1। तो यहां से इक्वेशन आ गई x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही R जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा 4। तो यहां से आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही Q वाले मिड पॉइंट को यूज करेंगे तो x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉमा -3। देयरफॉर x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। अब इन तीनों इक्वेशंस को जो x में है उनको एक साथ और जो y में है उनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों को ऐड किया तो डबल ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, यानी कि सिंगल 6, यानी कि x1 की वैल्यू 4 आ गई, x2 की वैल्यू 2 आ गई और x3 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही इनको ऐड किया, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 आ रहा है, तो y1 की वैल्यू -2 आ गई, y2 की वैल्यू 6 आ गई और y3 की वैल्यू कितना था 0 -8 आ गई। तो हमें तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और तुम इनकी हेल्प से भी सेंट्रोइड फाइंड करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो सर वो येलो पॉइंट का डिजाइन में जो फर्स्ट लिखा है आपने सेम है, उसका प्रूफ यही है ना? हाँ, बट एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, ये गलत लिखा है मैंने, ओके। इनको ऐड किया तो 8 + 2 10, 10 - 6 4, 4/2 2। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अगर 2 आ रहा है तो y1 0 आ रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अगर 2 आ रहा है तो y3 6 आ रहा है और y1 प्लस y2 प्लस y3 अगर तो ये -8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ये वाली कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बाय चांस क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है जिसमें ये वाली कैलकुलेशन चाहिए कि तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर ये वाले, इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लो बस, यानी कि ट्राइंगल PQR का P से पास करने वाला मीडियन बता दो। हाँ बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 3 में P वाला पॉइंट जो था वो 1,1 था, मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। Q वाला पॉइंट 2, -3 और ये तो ये हो गया 5/2, 1/2। इसको अपन कुछ m बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ PM 1 - ½ अपॉन 1 - 5/2, यानी कि ½ अपॉन -3/2, यानी कि -1/3।
लाइन की इक्वेशन, सिद्धांत तुमने यही बोली थी क्या इक्वेशन? हाँ ठीक है। x + 3y = 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अब देखो इस क्वेश्चन में और वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं एक बार वापस से लास्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। क्वेश्चन है अपन को ABC ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अभी तो क्वेश्चन ने सेंट्रोइड और मीडियन की बात की थी। क्वेश्चन ये बोल सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड AB। तो इक्वेशन ऑफ साइड AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ, एनीवन? हमें ओनली P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स पता है, ABC के नहीं पता है। तो AB की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट AB लाइन पॉइंट R से पास कर रही है, पॉइंट मिल गया। नहीं हर्षिल वो तो है ही, पर हमने कहा कि A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना लेंथी हो जाएगा। तो हम बिना A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि AB लाइन पॉइंट R से पास कर रही है और PQ के पैरेलल है। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो PQ का स्लोप मिल जाएगा, सेम स्लोप AB का हो जाएगा और पॉइंट R ऑलरेडी पता है। तो AB लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बिना A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो ये है सारा स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी कल ही है, तो कल तक के लिए कोई होमवर्क नहीं है। एक बार अभी मैं जो ये पीडीएफ तुम्हें शेयर करूंगा, ये पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लेना, और स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट कैसे बनता है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये तुम लोग थोड़ा हो सके तो याद कर लेना। ठीक है। सेकंड येलो लाइन का प्रूफ क्या होगा? सेकंड येलो लाइन ये तो बोला अपन ने कि अगर हमने ये प्रूव कर लिया सेंट्रॉइड फाइंड करके कि दोनों के सेंट्रॉइड सेम जगह पे हैं, तो मीडियन क्या होता है? कोई भी एक वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से ज्वाइन करने वाला लाइन ही तो मीडियन है। तो यहाँ पे तो एजी लाइन मीडियन है और यहाँ पे पीक्यू लाइन मीडियन है, और एजी और पीक्यू लाइन सेम ही लाइंस हैं, तो दोनों के मीडियन सेम लाइंस हो गए। सर कैन यू शो नेक्स्ट स्लाइड? ओके, लास्ट स्लाइड ये वाला है। और ये मतलब इस वाले स्लाइड में जो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, इसमें अपन ने क्वेश्चंस जैसे करे हैं। हाँ, क्लास इज ओवर। क्वेश्चंस जो करे तो उन क्वेश्चन को जब तुम नोट ही कर रहे हो तो फिर खुद से सॉल्व करना ट्राई करना। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है, अभी का क्लास ओवर है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, ये साइड में आपने फिर वो स्लोप निकालना, पीएम का स्लोप निकाल के सॉल्व करना। हाँ, बीसी लाइन अगर एबी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो उसके पैरेलल का स्लोप फाइंड कर लिया। अच्छा, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाले में हाँ पीएम का स्लोप फाइंड किया पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन के लिए, हाँ मीडियन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो ओके बाय एवरीवन, हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल कंटिन्यू करेंगे।